Which of the following phenomena of light are involved in the formation of rainbow? तो रेनबो यानी आपका क्या है, रेनबो। तो रेनबो फॉर्म होता है, हमें पता है, जब बारिश हो रही हो, बारिश रुक जाए, रेन रुक जाती है और सन राइज हो जाए और आपकी बैक के पीछे हो तो सामने आपको रेनबो दिखाई देता है, 7 कलर दिखाई देते हैं। तो रेनबो के लिए तीन फिनोमेना कर करते हैं, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जो हमारा आंसर होगा इसके अंदर वो क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, यानी कि रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये आपका क्या है, राइट आंसर होगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज हाल्व्ड द करंट विल बिकम। यानी आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज अगर उसको कांस्टेंट रखा जाए, वोल्टेज को कांस्टेंट रखा जाए तो रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट हाफ हो जाए, यानी आर आपका क्या है, हाफ हो जाए, तो आपका करंट व्हाट विल बी द करंट। तो देखिए क्या है, कीपिंग पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, यानी आपका जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है यानी होती है वोल्टेज, ये क्या आपकी कांस्टेंट है, कांस्टेंट, V इज कांस्टेंट। और क्या दिया गया है, जो रेजिस्टेंस है, जो आपका R है, हमारे इसको मार डैश से दिखाते हैं, ये क्या हो गया आपका, ये हाफ हो गया है। और वी नो दैट, हमें पता है, वी नो, ओम्स लॉ पता है आपको। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। तो जो आपका I हो गया है, जो करंट होता है, तो करंट निकालना है, करंट क्या होगा आपका, वोल्टेज बाई में R। तो ये जो इक्वेशन है हम इसका यूज़ करेंगे, ये क्या हमारा फर्स्ट मान लेते हैं। अब क्या कहा है इसने कि करंट निकालना है, यानी क्या हुआ आपका, अब R जो है आपका, ये जो उसको R डैश से मान ले तो ये कितना हो गया आपका, हाफ हो गया है। तो जो करंट होगा आपका, वो करंट का क्या होगा आपका, करंट अगर इसको मैं आई डैश मान लेता हूँ दिखाने के लिए, तो क्या होगा, V बटे में R डैश। अब यहाँ पे V का है कांस्टेंट है, और जो R क्या हो गया है, R आपका हाफ हो गया है, हाफ। तो ये जो 2 ऊपर जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा आपका, अगर यहाँ पे आई डैश जो होगा आपका, तो कितना 2 टाइम्स V बाई R। और V बाई R क्या है आपका, करंट है, यानी 2I। यानी जो नया करंट होगा आपका वो कितना हो जाएगा आपका, 2 टाइम्स हो जाएगा डबल, यानी कि करंट हो गया डबल। तो ऑप्शन देखिए क्या दी गई हमें, 1/4, 4 टाइम्स, हाफ एंड डबल। तो राइट आंसर क्या होगा, करंट विल बी डबल्ड, यानी डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। करंट आपका 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स। ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट है देखिए, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, वाई शुड बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट टू बी डिस्कार्डेड इनटू 2 सेपरेट डस्टबिन। 1 मार्क्स क्वेश्चन है स्टार्ट के आपके, तो इसको हमें वाई शुड बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऑफ टू बी डिस्कार्डेड इन 2 सेपरेट डस्टबिन। तो आप 1 पॉइंट लिख सकते हैं, एग्जाम में 2 या 3 में ये भी आ सकता है। तो उसके लिए क्या है, तो क्यों करते हैं, शो दैट दे कैन बी कलेक्टेड सेपरेटली। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल बताया था आपको, बायोलॉजी के अंदर है, जो आपकी प्लांट है, एनिमल से डिग्रेड, जो डिग्रेड होता है तो ख़त्म हो सके, डिकम्पोज हो सके। एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, जो ना हो सके। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कौन से होते हैं आपको पता है, जिसके अंदर आपके पेपर है, लीव्स है, पेपर, लीफ एटसेट्रा है, ये क्या है, और आपके क्या नाम है, फिशेस। और नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं, ग्लासेस हो गई है आपका, प्लास्टिक हो गया है, पॉलीथीन हो गई है,
ये क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या सेपरेट अलग क्यों करना चाहिए, सो दैट दे कैन बी कलेक्टेड सेपरेटली। द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी डिकम्पोज इन नेचर बाय कंपोस्टिंग। एक प्रोसेस होती है कि जो नेचर क्या करता है, जो आपके बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं उसको खुद ही क्या डिकम्पोज कर देता है बाय कंपोस्टिंग प्रोसेस के द्वारा। एक नंबर में कोई पूछ ले कौन सी प्रोसेस, कंपोस्टिंग। सेपरेट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी सेंट फॉर रिसाइकलिंग, यानी जो आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है आपको पता भी रिसाइकल किए जा सकते हैं, प्लास्टिक है, ग्लास है। लेकिन क्वेश्चन हमारा मेन क्या था, क्यों हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो वेस्टेज होती है टू बी डिस्कार्डेड टू सेपरेट डस्टबिन। सो टू वेस्ट कलेक्टेड इन सिंगल बिन मिक्सिंग में फॉर्म टॉक्सिक कंपाउंड विच कैन कॉज पोल्यूशन। तो आप क्या है ये रीज़न लिख सकते हैं 1 मार्क्स में। तो ये आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन था, इतना ही आपको आंसर देना। कोई एक पॉइंट आप इसमें से लिख सकते हैं क्यों कर सकते हैं, तो आप ये भी इसका आंसर दे सकते हैं। नाउ 4th क्वेश्चन है, स्टेट द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई की आपका ये क्वेश्चन 2 मार्क्स क्वेश्चन दिया गया है, 2 मार्क्स का है। तो इसके अंदर 2 पार्ट है, कॉर्निया एंड प्यूपिल। आइज़ का डायग्राम बनाया है आपने, ये देखो आइज जो होती है, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे ये प्यूपिल, आयरिस, कॉर्निया, क्रिस्टलिन लेंस, सिलेरी मसल, रेटिना पे इमेज फॉर्म्ड होती है, विट्रियस ह्यूमर। तो हमें 2 पॉइंट है आपकी जो मैं एक्सप्लेन करें इसके बारे में बताना है। ये देखिए आपका कॉर्निया एंड आयरिस। तो फंक्शन बताना है, 2 मार्क्स का है, तो 1-1 मार्क्स में आप इसका आंसर दे सकते हैं, 1-1 पॉइंट लिख सकते हैं। 1 मार्क्स ये, 1 मार्क्स इसके लिए। देखिए क्या है द फंक्शन, फर्स्ट है कॉर्निया। तो क्या होता है, इट इज ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन होती है कवरिंग द फ्रंट ऑफ द आई। और ये इसका फंक्शन क्या है, लाइट एंटर द आई थ्रू दिस मेम्ब्रेन। इसके थ्रू क्या है, लाइट एंटर करती है ये मेम्ब्रेन के थ्रू। सेकेंड है प्यूपिल, एक स्मॉल होल होता है बिल्कुल बीचों बीच। इट इज ए स्मॉल होल बिटवीन द आइरिस थ्रू विच यानी आपका विच रेगुलेट एंड कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। आइज के अंदर कितनी लाइट जाएगी उसको कंट्रोल कौन करता है, प्यूपिल करती है। तो कॉर्निया क्या है, ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन कवरिंग द फ्रंट ऑफ द आई एंड लाइट एंटर द आई थ्रू दिस मेम्ब्रेन। और प्यूपिल क्या है, लाइट एक स्मॉल होल बिटवीन द आइरिस है जो रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है कितनी अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगी आइज के अंदर। नेक्स्ट है, शो दैट हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रेजिस्टर ईच ऑफ फॉलोइंग रेजिस्टेंस 9 ओम एंड शो दैट कम्बिनेशन हैज ए रेजिस्टेंस 13.5 ओम 6 ओम। तो ये क्वेश्चन हमारा है, इसके अंदर क्या है आपका, देखिए सबसे पहले आपका ये जो क्वेश्चन है ये देखिए क्या है, न्यूमेरिकल है आपका। आपको कॉम्बिनेशन बनाना है रजिस्टर का, आपको 9 ओम के 3 रजिस्टर गिवन है, यू हैव 3 रजिस्टर आर गिवन। तो इसके लिए जो हम सबसे पहले आपको ये देखना है, देखिए आपको क्या दी गई है, 3 रजिस्टर दिए गए 9 ओम के हैं। और जो कॉम्बिनेशन है उसमें क्या है, वो कॉम्बिनेशन में आपका हैज रेजिस्टेंस ऑफ 13.5 एंड 6 ओम। आपको बनाना है ऐसा कि आपको 13.5 मिले और 6 ओम मिले। यानी आपका कॉम्बिनेशन कैसे बनाए कि आपको ये कॉम्बिनेशन ये रिजल्टेंट मिले। तो देखिए मैंने आपको बताया था आपके 3 अगर कॉम्बिनेशन की बात करें, पहला कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर ये 9 और ये 9 अगर सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हम बात करें तो आपका जो होता है तीनों का जोड़ होता है। तो अगर आप जोड़ेंगे 9 + 9 9 + 9 + 9 27, तो 27 ओम ये हमारा, इसका मतलब कि ये कॉम्बिनेशन यूज़ नहीं करना है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में ये नहीं है, क्योंकि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आपको क्या मिलता है, तीनों का जो रेजिस्टर गिवन इनका सम मिलेगा। सेकंड कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर मान लीजिए आपका 9 ओम, ये भी 9 ओम, ये 9 ओम, इसके अंदर अगर आप वैल्यू रखेंगे तो 1/9 1/9 1/9 कितना हो गया 3/9। तो आरपी कितना आएगा आपका 9/3 यानी 3 ओम आएगा। यानी ये कॉम्बिनेशन भी नहीं है। यानी आपको देखना है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो आपका मतलब ये केस नहीं बन सकता। अगला जो केस बनता है आपका वो क्या बनता है, अगर आपका देखिए टोटल रेजिस्टेंस कितना हो
यानी आपका R1 R2 इस तरह, यानी 2 इन पैरेलल 1 इन सीरीज दिया गया हो, यानी आपको 2 रजिस्टर पैरेलल में ऐसे R1 R2 तीसरा किस में हो, सीरीज में हो। तो अगर ये 9 ओम है, ये भी 9 ओम है और ये भी 9 ओम है, तो इसका अगर कम्बिनेशन है तो पैरेलल कम्बिनेशन में आप एक जनरल सीधा फार्मूला आप जैसे मैंने आपको बताया कि यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको 2 रजिस्टर दिए गए हो पैरेलल में, आपको पीछे न्यूमेरिकल कराए थे, R1 R2 अगर 2 रजिस्टर पैरेलल में होता है तो फार्मूला क्या बनता है, 1/R1 जमा 1/R2, यानी आपका ये आएगा फार्मूला। और लास्ट रिजल्ट क्या आएगा, RP डायरेक्ट निकाल सकते हैं, दोनों रजिस्टर का प्रोडक्ट बटे में दोनों का सम है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये आपका दोनों रजिस्टर इनका जो सम होगा लिखा हुआ देखो, तो जो नेट रेजिस्टेंस क्या आएगा, R1 R2 R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पे हम बात करें तो ये कितना आएगा आपका, सीधा कर सकते हैं, 9 नीम 81, यानी 9 × 9 और नीचे क्या आएगा सम 9 और राइट में 9, तो ये आएगा ऊपर 81 बाई में 18 और जमा में 9। तो आप काटेंगे, देखिए 9 × 27 9 दूनी 18, यानी 3/2 जमा 9। ये कम्बिनेशन हमारा देखिए बन जाएगा, क्यों देखिए ये 7 9 नीम 81, ठीक है, तो 9/2 4/2 4.5 और 9, ये कम्बिनेशन हमारा पहला क्या है, ये वाला कम्बिनेशन है। तो इसको करिए तुरंत, यानी हमारा कम्बिनेशन कौन सा है, ये वाला आपको डायग्राम बना लेना है, ये वाला डायग्राम बना लेना है, ये वाला डायग्राम है और इसी का यूज़ करके क्या आपको ये करना है। तो आपका नेट रेजिस्टेंस जो आएगा, यानी कौन सा कम्बिनेशन डायग्राम हो गया आपका फर्स्ट वाले केस के अंदर, ये 9 ओम 9 ओम और 9 ओम। आपने फार्मूला यूज़ करना है, कौन सा फार्मूला होगा देखिए, डायरेक्ट यूज़ करते इस टाइप कॉम्बिनेशन में। जो आपका रेजिस्टेंस हुआ, ये आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, यानी आपका R1 R2 ये गिवन है बाई में सम है दोनों का R1 R2 और लास्ट वाला कौन सा है आपका R3। तो वैल्यू रखेंगे आप, ये कितना हो गया R1 9 × 9, दोनों का प्रोडक्ट सभी रजिस्टर कितने आपके 9 ओम के हैं, और तीसरा कौन सा हो गया आपका 9। तो यहाँ से आपने किया 9 नीम 81 9 दूनी 9 9 18 प्लस 9। आप जो काटेंगे तो पता देखिए 9 नीम 81 9 दूनी 18, ये आपका यहाँ कितना आ गया 9/2 प्लस 9। 9/2 कितना होता है, अगर इसको डिवाइड करेंगे 2 चौक 8 4.5 आएगा और 9 ये, तो जो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया आपका 13.5 ओम आ गया। ये हमें निकालना था, इस कम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस है टोटल आपका 13.4, यहाँ पे निकालना क्या था हमें 13.5 निकालना था। तो हमने कम्बिनेशन कौन सा यूज़ किया, ये कम्बिनेशन यूज़ किया है। पहले आप साइड में रफ करके देख ली किस तरह से कौन सा कम्बिनेशन आपको आपका रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देगा। अब जो अगला पार्ट आप देखिए, सेकंड पार्ट है जो आपको चाहिए कितना 6 ओम चाहिए, यानी सेकंड वाला पार्ट है आपको नेट रेजिस्टेंस कितना चाहिए 6 ओम चाहिए। तो हम बिल्कुल वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। सीरीज कम्बिनेशन आपका बनेगा नहीं, पहले कर चुके, पैरेलल कम्बिनेशन और 30 कम्बिनेशन में ये आए। तो एक लास्ट कम्बिनेशन जो आपको दिमाग में रखना क्या है, ये वाला देखिए, ये बच गया है आपका, यानी क्या हो जब आपका 2 रजिस्टर आपकी इस तरह से, इसमें एक लास्ट बचा, इसका मतलब हमारा रिजल्ट कैसी से आ जाएगा R1 R2 2 रजिस्टर इन सीरीज एंड पैरेलल टू थर्ड। तो इसको आप
सीरीज कम्बिनेशन करेंगे, आर डैश मान लिया, R1 प्लस R2 दोनों का सम हो गया R3 के पैरेलल में। बाकी बिल्कुल वही सेम आपको फॉलो करना है। इसके बाद देखिए ये दो रजिस्टर क्या है आपकी इस तरह, ये पहले पैर वाला ले लेंगे और डायरेक्ट रिजल्ट हम ये यूज़ कर सकते हैं। न्यूमेरिकल की सभी वीडियो मैंने डाल रखी है। अब देखिए हम करते तो हमारा जो यहाँ पे कम्बिनेशन आएगा वो क्या आएगा आपका, लास्ट वाला जो हमारा है, यानी ये कम्बिनेशन आपको दिया है। ये आपका कॉम्बिनेशन हो गया। ये 9 ओम और ये भी 9 ओम। तो फॉर्मूला जो आप यूज़ करेंगे इसके अंदर क्या है, डायरेक्ट अपना ये फार्मूला हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या किया आप देखिए कितना है आपका इस कॉम्बिनेशन का, 9 + 9 ये आ जाएगा 18। तो ये R डैश कितना है 18 है और ये कितना हमारा 9 है, बस इसके अंदर आपको रखना है। तो आपका जो ना यहाँ पे जो मिला आपको सीधा आप एक रेस्ट लिख सकते हैं। ये आपका 1 बन गया, टोटल कितना हो गया, ये आपका कंप्लीट 1 हो गया। यानी 9 + 9 ये हो गया 18 और ये आपका हो गया 9। अब ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल के कॉम्बिनेशन क्या आएगा आपका RP अभी बताया दोनों का, यानी ये हो गया आपका R1, जिसे मान लो अपने R डैश लिखा, R डैश इंटू में ये आपका R3 बाई में R डैश इंटू R3, यानी ये हो गया 18 इंटू में 9, 18 प्लस में 9, ये है पल्स का। तो 18 निमा 89 जब 162 और ये हो गया 27। अगर आप ये काटेंगे तो कितना मिलेगा आपको, अगर आप ये काटेंगे तो आपको 6 ओम मिलेगा। यानी कि आपके दोनों जो पार्ट है आपको फर्स्ट पार्ट आपको इस कॉम्बिनेशन से करना है और सेकंड पार्ट क्या आपको इस कॉम्बिनेशन से आपको करना है। तो इस तरह ही आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। 6th क्वेश्चन है, व्हाट आर दी क्वालिटीज़ ऑफ एन आइडल सोर्स ऑफ एनर्जी। आइडल सोर्स की जो आपका है उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। तो ये आपका 2 मार्क्स क्वेश्चन है, आप इसके अंदर 2 या 3 पॉइंट ले सकते हैं। तो देखिए व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ आइडल सोर्स ऑफ एनर्जी, बताया था आपको। इट शुड बी इकोनॉमिकल, यानी आपकी पोज के अंदर होना चाहिए। इट शुड बी लेस पोल्यूटेड, कम से कम पोल्यूशन हो। इट शुड अवेलेबल इन ह्यूज क्वांटिटी, लार्ज अमाउंट में मिलना चाहिए। इट शुड बी ईजी एक्सेसिबल, इट शुड बी ईजी एक्सेसिबल, आराम से उसकी पोच के अंदर होना चाहिए। इट शुड बी ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, इसको स्टोर करना आसान हो, ले एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट करना आसान होना चाहिए। इट्स कैलोरीफिल वैल्यू शुड बी हाई, यानी जो अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट मास है ज़्यादा होना चाहिए। कम अमाउंट में आपको ज़्यादा एनर्जी मिलनी चाहिए। इट शुड प्रोवाइड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इससे हमें मिलनी चाहिए। आपका 2 मार्क्स क्वेश्चन है, तो आप इसमें से कोई भी 2 या 3 पॉइंट जो आपको इजी लगे लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है, वाइल बिल्डिंग लार्ज डैम्स विथ 3 मेन प्रॉब्लम शुड पर्टिकुलरली बी एड्रेस्ड, मेंशन दैम। यानी जब डैम बनाते हैं, बड़े बड़े डैम बनाते हैं, तो 3 मेन प्रॉब्लम कौन सी हम जो है फेस करते हैं। तो ये 3 मेन प्रॉब्लम कौन सी है देखिए। फर्स्ट प्रॉब्लम है सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम क्या है, इसमें इनएडिक्वेट कंपनसेशन टू लोकल्स, क्योंकि जो लोकल वहाँ उनको वहाँ से हटाना पड़ता है, तो उन्हें कोई एक इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ जो कंपनसेशन में मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिलता है। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कंपनसेशन जो उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। सेकंड, नो रिहेबिलिटेशन प्लान्स, यानी उनको बसाने का कोई प्लान नहीं होता है। तो ये सोशल प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम।
अब डैम बनाने के लिए क्या चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, तो इट्स स्वैलो अप ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा लगता है। नॉट इनफ बेनिफिट प्रोवाइडेड, बनने के बाद उससे क्या है, इनफ जो बेनिफिट हमें मिलना चाहिए वो ऑब्टेन नहीं होता है। थर्ड प्रॉब्लम इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब वहाँ पे क्या है, डिफॉरेस्टेशन होता है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है, जंगल को काट दिया जाता है, उसमें रहने वाले विभिन्न प्रकार के जो एनिमल्स हैं, जो वहाँ के प्लांट्स थे, उनको काटना पड़ता है, तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन होता है, और इस कॉज डिफॉरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आप ये एक सिंगल पॉइंट में इसका ये भी लिख सकते हैं। तो 3 मेन प्रॉब्लम थी, जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, इस तरह आपको ये लिखना था। नाउ 8th क्वेश्चन है, देखिए, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर विद ए वेल लेबल डायग्राम। वेल लेबल डायग्राम की मदद से आपको क्या वर्किंग करनी है इलेक्ट्रिक मोटर की। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है, द लेबल डायग्राम इलेक्ट्रिक मोटर, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल वर्किंग, व्हाट फंक्शन स्प्लिट रिंग इन एन इलेक्ट्रिक मोटर। या यहाँ पे पूछा गया है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर विद ए वेल लेबल डायग्राम। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो इलेक्ट्रिक मोटर है, इसको हम डीसी मोटर भी कहते हैं, ये क्या होती है, अपने सभी के घर के अंदर होती है। ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। बस आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो जो डिवाइस आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करती है, उसे कन्वर्ट कर देती है, ये डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, उसे हम इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं। सेकंड प्रिंसिपल क्या है इसका, मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। यानी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। इसके बाद क्या है, लेबल डायग्राम से इसकी वर्किंग को आपको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने के लिए क्या है, इसकी क्या होती है, आर्मेचर, साफ क्लीन डायग्राम बना लेना है आपको। ये होगी इसकी स्प्लिट, ये इसकी स्प्लिट विंग होती है इस तरह से। यहाँ पे होती है ब्रुसेस, इट इज़ प्लेस्ड इन स्ट्रॉन्ग, ये यहाँ पे प्लेस्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है। तो यहाँ पे आप ये आर्मेचर, एन से एस, ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल। इसके बाद जो आपका इधर वाला हिस्सा, ये आपका मोटर है, तो मोटर के अंदर क्या होती है, बैटरी होती है। तो ये आपकी बैटरी का सिंबल हो गया आपका। ये सिंपल डायग्राम बना सकते हैं आप। यहाँ पे आप एक की लगा सकते हैं, ये क्या है, यहाँ पे ये स्विच होता है घर के अंदर, एक की होती है। तो ये आपका जो इलेक्ट्रिक मोटर है, और ये क्या करती है, वर्टिकल एक्सिस पे इस तरह से
रोटेट होती है, यानी इसको हम दिखा सकते हैं रोटेशन कैसे होता है, इधर इसका ऐसे रोटेशन होता है। अब ये बैटरी है, तो बैटरी इसका क्या है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपका नेगेटिव, ये के, इनकी लेबलिंग कर देते हैं। तो लेबलिंग क्या है, ये आपका क्या है, इसके अंदर ये रिंग जो है, ये रिंग इसको बोलते हैं रिंग, ये R1, इसको कम्यूटेटर यानी स्प्लिट रिंग, ये R2, ये क्या ब्रूसिस है, ये B1, ये आपकी ब्रूस कौन सी है, कार्बन की B2, ये आर्मेचर होगी, इसका नाम दे सकते हैं A B C D, इस तरह से। और जो करंट फॉलो करता है, जो करंट जाएगा, करंट डायरेक्शन पॉजिटिव से इधर जाती है, तो इधर से होकर इस आर्मेचर के अंदर इस तरह से जाएगा, जो करंट होता है I जो होता है, और इस तरह जाके वापस यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो ये डायग्राम को बनाया यूजिंग दिस लेबल डायग्राम, आपको एक्सप्लेन करनी है वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपकी क्या इसके अंदर देखिए वर्किंग में क्या है, ABCD का रेक्टेंगुलर आर्मेचर है, जिसके अंदर से क्या करंट फ्लो कर रहा है, इसको स्ट्रॉन्ग आपका इसको मैग्नेटिक फील्ड NS के अंदर इसको रखा जाता है। और ये आर्मेचर इसके अंदर रोटेट होती है, जब मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो इसकी वर्किंग को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखिए वर्किंग। तो देखिए वर्किंग के फर्स्ट क्या है, ड्यू टू बैटरी करंट फ्लो। अब आपका बैटरी करंट देखिए, ड्यू टू बैटरी करंट फ्लो करता है, ड्यू टू बैटरी करंट फ्लो A to B C to D इन आर्मेचर इन अपोजिट डायरेक्शन। A to B जैसे देखिए यहाँ पे देखिए करंट A to B आपकी डायरेक्शन इस तरफ है, और C to D क्या है आपकी अपोजिट डायरेक्शन में। देखो इधर करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट ऊपरी तरफ जा रहा है, और यहाँ पे क्या है डाउनवर्ड। तो ड्यू टू बैटरी करंट फ्लो A to B and in C2 and in C to D in armature in opposite direction। सेकेंड फ्लेमिंग ऑन अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, बताया था आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जो फोर्स लगेगा एक्टिंग ऑन AB पुशेज इट डाउनवर्ड एंड CD अपवर्ड। AB को डाउनवर्ड करेगा पुश, और CD को डाउनवर्ड, यानी आपकी जो आर्मेचर है AB अप है, CD डाउन है, इसको क्या है AB को डाउनवर्ड और CD को अपवर्ड। नाउ कोयल रोटेट, ये जो कोयल देखिए, कोयल क्या करेगी, रोटेट करेगी, रोटेट, कोयल रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज शोन इन फिगर, जैसे कि मैंने आपको फिगर में दिखाया है। देन आफ्टर हाफ रोटेशन, जैसे हाफ रोटेशन होगा आपकी जो CD है कोयल इन करंट इन कोयल रिवर्स हो जाएगा। जो आपने यहाँ पे A to B C to D किया था उसको उल्टा बोल देना है, D to C एंड B to A। रिवर्स ऑफ करंट यानी करंट, रिवर्स ऑफ करंट मीन्स क्या है, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो फोर्स की डायरेक्शन बदल जाएगी। AB अब क्या होगी, मूव अपवर्ड एंड CD मूव डाउनवर्ड। AB मूव्स अपवर्ड, CD मूव्स डाउनवर्ड, एंड दिस प्रोसेस रिपीटेड अगेन एंड अगेन। तो ये थी आपकी वर्किंग थी, आपको डायग्राम, इसके अंदर डायग्राम बनाना था, और आपको सिर्फ इतना ही आपको आंसर देना था इसके अंदर जो है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर देखिए आपका 2 पार्ट दिए गए हैं, यहाँ पे आपको एक पार्ट करना है, और यहाँ से 1 2 3 2 पार्ट इसके अंदर, और सेकंड वाले के अंदर 3 पार्ट है, कोई एक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको, देखिए फर्स्ट पार्ट का 9th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है आपको ये देखो ये दिया गया है, एक कनकेव मिरर है जो फोकल लेंथ, तो कौन सा मिरर दिया गया है, कनकेव मिरर दिया गया है, और ये ध्यान देना मिरर है, फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, एट what डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी 4 सेंटीमीटर टाल ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म इमेज एट ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, आपका फॉर्म करे। तो सबसे पहले क्या क्या दिया गया इसके अंदर, देखो फोकल कनकेव मिरर है, सबसे पहले आपको दिमाग में इमेज बन जानी चाहिए। कनकेव मिरर कैसा होता है आपका, ये आपका कनकेव मिरर की क्या है इमेज आपके दिमाग में तुरंत बन जानी चाहिए। ये आपका ये जो मिरर होता है इस तरह का, ये कनकेव मिरर होता है। तो यहाँ पे ये सरफेस इसकी क्या होती है, पॉलिश्ड होती है। तो इसका जो डायग्राम कैसे बनाते हैं, इसका
इस तरफ क्या होता है फोकस, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों ही कहाँ होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं। तो मान लो अगर ये आपका क्या है एफ है, ये आपका क्या है सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या होता है पोल होता है। और गिवन क्या आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो गिवन दिया गया है आपको फोकल लेंथ यानी एफ दी गई है, तो फोकल लेंथ कितनी दी गई है आपको 20 सेंटीमीटर। साथ में ये देखिए इसके बाद एट व्हाट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बताया एच नोट कितना दिया गया है आपको, ये दिया 4 सेंटीमीटर टॉल दिया गया है। ऑब्जेक्ट प्लेस सो दैट इमेज फॉर्म्ड, जो इमेज इट फॉर्म एन इमेज एट ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, यानी जो आपका 30 सेंटीमीटर इमेज क्या होता है ऑब्जेक्ट का इमेज का डिस्टेंस होता है फ्रॉम दी पोल। तो वी भी गिवन है, कितनी दूर बनना चाहिए 30 सेंटीमीटर। देखिए तो निकालना क्या, देखिए एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर शुड बी प्लेस्ड, यानी हमें यू निकालना है, यानी आपका क्या निकालना है इसके अंदर हमें यू निकालना है, ये आपको निकालना है। तो यूजिंग क्या है आपको एक फार्मूला पता है मिरर फार्मूला, तो इसका मतलब निकालना क्या है, मतलब दो आपको एफ और वी दिया गया हो तो यूज़ करते हैं यूजिंग मिरर फार्मूला। और वो क्या है आपका मिरर फार्मूला, ये होता है 1/v प्लस 1/u 1/ क्या होता है f होता है। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू साइन कन्वेंशन का ध्यान रखते बताया था, पोल से क्या होता है, पोल है तो पोल से लेफ्ट साइड में आपका f है, तो फोकल लेंथ क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे क्योंकि नेगेटिव साइड में है, ठीक है। अब आपका जो u है 30 सेंटीमीटर, यानी देखिए अगर आप बात करें f कितना है 20 है, f है आपका 20 है, तो आपका c कितना होगा 40। इसका तो ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनी है, ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है c एंड f के बीच में बनी है, यहाँ पे बनी है c एंड f के बीच में बनी है इमेज। फोकस इधर जब भी होती है इमेज कैसी बनती है आपकी, इमेज हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। और ये कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हो कहाँ पे, ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड सी हो, जब बियॉन्ड सी होता है ऑब्जेक्ट आपका तभी क्या इमेज बनती है आपकी ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपका देखिए ना f 20 सेंटीमीटर तो c कितना होगा 20 इंटू 40 सेंटीमीटर होगा। और इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है भाई, इमेज जो बनी इमेज बनी है c एंड f के बीच में, क्योंकि 30 सेंटीमीटर भी बनी दिखाई दी गिवन है आपको, कितनी दूर बनी है 30 सेंटीमीटर। यानी कि आप लिख के दिखा भी सकते हैं आपकी जो इमेज है यहाँ बनी है। इसके बाद क्या निकालिए, इसका मतलब क्या आपका वी भी क्या होता है इसके अंदर, वी भी क्या है आपका नेगेटिव है क्योंकि लेफ़्ट साइड बनी है, ये भी आपका नेगेटिव, ये वैल्यू रख दीजिए इसके अंदर 1/-30 प्लस में 1/u 1/f। तो v कितना है -30 है, ये कितना है -20 है, निकालना क्या है 1/u निकालना है। इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना हो गया -20, नेगेटिव है उधर जा क्या हो जाएगा ये प्लस का 1/30। अब आपका एलसीएम कितना आ गया, यहाँ पे एलसीएम आ गया 60, तो 20 दिया 60 और ये होगा 30, 32 जा, तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी माइनस का 1/60 यानी 1/u। तो जो u आया आपका कंपेयरिंग करेंगे वो कितना आ गया आपका -60। इसका मतलब क्या है, बिल्कुल ठीक है, जो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है -60, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट है आपका बियॉन्ड सी। डायग्राम भी बना सकते हैं इसको। तो फर्स्ट आपकी जो रेज जाएगी, डायग्राम भी बना के दिखा देता हूँ आपको। फर्स्ट रेज गोज पैरेलल टू ब्रेंच प्लेक्सिस जाती है, पास कहाँ से होती है, फर्स्ट रेज जो पैरेलल जाती है फोकस से पास होती है, इधर से इस तरह इधर आएगी। और सेकंड कहाँ से पास होती है, सेकंड पास होती है ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये आपको ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ से पास होगी। तो देखिए ना इमेज वैसी भी यहाँ बनी है, तो जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है आपकी, ये आपका इस तरह ही देखिए, यानी ये आपका ऑब्जेक्ट था, ये इमेज थी, ये रेज कोरस थे।
तो ये आपका डायग्राम आपको वैसे भी पता होना चाहिए, इस डायरेक्ट वैल्यू याद कि जब ये आपका रखा क्या था ऑब्जेक्ट आपका 20 फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट यानी बिटवीन सी एंड एफ आ गया है। तो ये आपको इस तरह न्यूमेरिकल निकालना था, पता होना चाहिए। हमेशा कनकेव मिरर के अंदर आपका एफ भी नेगेटिव, वी भी नेगेटिव, और जो रियल इमेज के लिए ऑब्जेक्ट की तो क्या होता है, ये तो हमेशा नेगेटिव ही होता ही हो। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई कितनी आ गई आपकी -60 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट रखा गया है पोल से -60 सेंटीमीटर। नाउ जो नेक्स्ट है आपका, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब विद ए रे डायग्राम, यानी आपको ग्लास स्लैब का रे डायग्राम बनाना और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को स्टेट करना है। तो सबसे पहले क्या है, ये देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब विद ए नीट डायग्राम, स्टेट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। इसके सबसे पहले क्या बनाइए, ग्लास स्लैब बनाइए। आपकी ग्लास स्लैब जो है मान लीजिए आपकी ग्लास स्लैब है, देखी भी है अपने लैब में। तो ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है, इसका ये मान लीजिए नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल ले लेते हैं, आपका नॉर्मल, ये नॉर्मल है। तो जो फर्स्ट आपको पता है जो रेज इंसिडेंट होती है, मान लो ये आपकी क्या है, ये लाइट फर्स्ट इंसिडेंट हुई, ये लाइट इंसिडेंट हुई, यानी ये इंसिडेंट एंगल आई या I1 ले लीजिए। ये क्या ऊपर आपका ये पहला क्या है, ये नॉर्मल है, ये जो है इसको बोलते हैं नॉर्मल। तो सरफेस, तो लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंस मीडियम जाती है, तो बैंड टुवार्ड दी क्या हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। तो रेज जो जाएगी इसके अंदर से वो क्या हो जाएगी, बैंड टुवार्ड दी नॉर्मल। मान लो इस तरह से ये रेज आपकी इस तरह बैंड हो जाएगी, यानी ये जो एंगल होगा आपका इधर वाला ये लेस देन होता है ये वाला। ये क्या हो गया, मान लो R1, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब रेज कहाँ है, यहाँ ये आपकी सरफेस पे, ये क्या इसकी सेकंड सरफेस है, सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस यानी कि डेंसर मीडियम। यहाँ का जो नॉर्मल मान लो ये आपका क्या है, ये नॉर्मल सेकंड नॉर्मल हो गया आपका सेकंड नॉर्मल। अब इसके लिए क्या है, इसके लिए आपका ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये इंसिडेंट एंगल है, यानी कि मान लो इसको ये I2 मान लेते हैं। तो जब रेज गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम जाती है तो बैंड टुवार्ड नॉर्मल है, लेकिन जब ये बाहर आएगी तो क्या होगी, ये बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। यानी क्या है, जब आपका डेंसर टू एयर जाती है, बैंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। मान ये क्या हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट सेकंड सरफेस पे। लेबलिंग कर सकते हैं आप इसकी, जो है ये आपका क्या है, सरफेस A B C D, ठीक है। और ये क्या थी, इंसिडेंट रेज थी, फिर इधर गई और इस तरह से आपकी ये गई। तो ये दो क्या थी, ये क्या था आपका सेकंड नॉर्मल था। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, मान लो ये आपका N1 है, N1 नॉर्मल है, ये N2 नॉर्मल है। तो आपको क्या है, तो लाइट, अब इसकी जो आप अगर हम लिखे रिफ्रैक्शन होता है क्या है, एक डायग्राम बनाना, उसने क्या पूछा, ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्शन डायग्राम आपसे पूछा है। तो जो रिफ्रैक्शन होता है क्या है, इट इज़ अ फिनोमेनन ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम एयर टू, लाइट गोज पासिस थ्रू वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। और इसमें मैंने आपको दो बताई, देखिए फर्स्ट क्या है, यहाँ पे देखिए, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम, व्हेन लाइट गोज, ये रेयर मीडियम है, रेयर टू डेंसर मीडियम, स्लैब कैसी डेंसर मीडियम है। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। तो ये देखो ये क्या है, बैंड हो गई, यानी ये एंगल आपका कम हो गया। सेकंड है इसका, देखिए व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू एयर मीडियम, रेयर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो देखिए जो सेकंड वाला पार्ट मैंने दिखाया आपको, जब लाइट इस डेंस से बाहर आती है तो ये बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी बस दो वर्ड देखिए, अगर आपको यहाँ पे अपोजिट हो गया, यहाँ पे टुवार्ड से
नॉर्मल अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गया है। इसके बाद आपसे पूछा, देखिए क्वेश्चन के अंदर, स्टेट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जो लॉ है रिफ्रैक्शन की, भी आपको लिखने हैं। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो। ये कौन सी रेज है? ये है इंसिडेंट रे है। और ये कौन सी है आपकी इधर वाली? रिफ्रैक्टेड रेज है, रिफ्रैक्टेड रे है। लाज, अब इसके लाज बताने हैं। तो जो लॉ है इसके, देखिए आपके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा आपसे, सीधा आप जो स्नेल याद कर लीजिए। जो एन होता है, ये आपका जो एन होता है, ये आपका अगर मान लो आप लिखना स्टेटमेंट ध्यान ना आए तो आप सीधा ही लिख सकते हैं, साइन ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये क्या हमारा फर्स्ट लॉ होता है। ये जो लिखा है, एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज टू साइन आई बटे साइन आर। द रेशो ऑफ, देखो रेशो है अनुपात, रेशो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट होता है, जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसी को हम, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी इसको स्नेल ने दी थी, पेपर में पूछ लेते कई बार, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल लॉ ही क्या हमारा फर्स्ट क्या है आपका लॉ है। और सेकंड क्या, देखिए, इंसिडेंट रेज नॉर्मल रिफ्रैक्टेड रेज लाइज इन सेम प्लेन। आप ये देख सकते हैं, देखिए ध्यान से इधर, ये क्या है? पेपर प्लेन है। तो इंसिडेंट रेज नॉर्मल, और ये कौन सी है? रिफ्रैक्टेड रेज लाइज इन सेम प्लेन। तो ये आपका लॉ था। बस आपको इतना ही बताना था। सबसे पहले आपको ग्लास स्लैब का डायग्राम बनाना है नीट इंग्लिश, के बाद आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बताना है। इन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, और पार्ट इसका, एक्सप्लेन वाई कन्वेक्स मिरर प्रीफर्ड फॉर रियर व्यू मिरर इन दी मोटर कार। मोटर कार के अंदर जो है, हम क्यों कन्वेक्स मिरर को प्रीफर करते हैं रियर व्यू मिरर इन दी मोटर कार। इसका रीज़न, बस रीज़न लिखना है आपका। तो क्या कन्वेक्स मिरर इज प्रीफर्ड फॉर द रियर व्यू मिरर इन कन्वेक्स मिरर क्यों यूज़ करते हैं? तो इसका मैं डायग्राम के माध्यम से अगर आपको बताऊं तो आपको पता है। अगर हम डायग्राम ड्रा कर लेते इसका, आपका जो कन्वेक्स मिरर होता है, ये आपका कन्वेक्स मिरर ये होता है, जिसकी ये सरफेस क्या होती है? पॉलिश होती है। और इसका आंसर इसी के अंदर है आपका। अगर आपको डायग्राम इसका पता है, क्या इमेज कैसे बनती है इसकी, हमें पता है कन्वेक्स मिरर के जो अंदर जो इमेज बनती है ऑलवेज वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है। यही इसकी क्या है? ये फोकस है, ये सी है, सेंटर ये हो गया पोल है। ऑब्जेक्ट कहीं भी रखिए, आपको पता है इसमें इमेज कैसी बनेगी आपकी? वर्चुअल बनती है। फर्स्ट रेज ये पैरेलल, ऐसे डायग्राम बनाते हैं। कहाँ से पास करते हैं? फोकस से पास करके दिखाते हैं इस तरह से। और सेकंड कहाँ से पास होती है आपकी? ऑलवेज आपके सेंटर कर्वेचर से पास होती है। तो ये सेंटर कर्वेचर आपका यहाँ से पास होती है। तो देखिए जो इमेज फॉर्म हुई है, इमेज कहाँ फॉर्म हुई? पीछे बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म होती है और बहुत छोटी बनती है। देखो ये आपका रेज कोरस, ठीक है, ये आपका डायग्राम था। तो यही इसकी क्या है? प्रीफर करने का रीज़न है। आप देखिए फर्स्ट रीज़न क्या है? इमेज फॉर्म्ड इन दी कन्वेक्स मिरर ऑलवेज इरेक्ट एंड स्मॉल, यानी बड़े ऑब्जेक्ट में बहुत स्मॉल बनी है। एंड इट गिव्स ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, यानी कि लंबी दूर तक वाइड रेंज ऑफ व्यू आप देख पाते हैं पीछे से आने वाले व्हीकल को। तो यहाँ पे बस ये आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं, बस दिमाग में आपको डायग्राम होना चाहिए कि कन्वेक्स मिरर में इमेज जो फॉर्म्ड होती है ऑलवेज इरेक्ट और स्मॉल होती है। सेकंड क्या है? इट गिव्स ए वाइड फील्ड ऑफ व्यू। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था। जो सेकंड पार्ट है नाइन्थ क्वेश्चन का और का, रे डायग्राम बनाना है। स्टेट पोजीशन रिलेटिव साइज एंड नेचर ऑफ इमेज फाउंड बाय कन्वेक्स लेंस। देखिए लेंस कौन सा है? आपके दिमाग तुरंत आ जाना चाहिए। ये है आपका कन्वेक्स लेंस है। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? प्लेस है 2F1 पे रखा है, यानी 2F1 पे आपका ऑब्जेक्ट रखा है। आइए बनाते हैं। आपको सबसे पहले क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रा करना है। प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस हो गया है। इसके बाद क्या है? हम अपना लेंस बनाते हैं। बीच में आप इस तरह आपका बिल्कुल ये डोटी डोटी ले लेते हैं। ये आपका हो गया
कन्वेक्स लेंस लेना है। ये आपका क्या ऑप्टिकल सेंटर है। ऑप्टिकल सेंटर पे आप कंपास यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे रख के क्या है दोनों तरफ ये फर्स्ट आर्क है, ये आपकी सेकंड पे ध्यान से बनाना है, डिस्टेंस को सेम होना चाहिए। सेकंड ये यहाँ पे आपका फर्स्ट आर्क, ये आपका सेकंड। इसकी लेबलिंग करें तो आपका जो ये क्या होता है इधर वाला, ये आपका F1, ये क्या हो गया दोगुना होता है तो ये 2F1, इधर क्या हो गया आपका F2 और ये आपका हो गया 2F2। अब कहाँ है ऑब्जेक्ट रखा है आपका, ऑब्जेक्ट हमारा 2F पर रखा है, तो 2F1 पे ऑब्जेक्ट, देखो मैंने ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है 2F1, तो आपको 2F1 पे ऑब्जेक्ट लेना है। ये 2F1 पे आपका ऑब्जेक्ट हो गया इस तरह से। तो आपको पता फर्स्ट रेज पैरेलल जाएगी, यानी जो फर्स्ट रेज है वो क्या पैरेलल टू ब्रांच प्लेक्सिस जाती है। देखिए बिल्कुल पैरेलल लेना, ध्यान से लेना है। और जब 2F1 पे होती है आपको पता है इमेज कहाँ बनती है, 2F1 पे ही बनती है। यहाँ तक लेके आए, कहाँ से पास होती है, फोकस से पास होगी। तो ये रेज आपकी ये फोकस से पास हो गई है। और सेकंड कहाँ से पास होती है, जो ऑप्टिकल सेंटर है, ये हमारा क्या है ऑप्टिकल सेंटर, वो से दिखाते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर तो आपकी जो इमेज फॉर्म्ड होगी वो कहाँ पे होगी, आपकी 2F2 पे होगी इमेज फॉर्म्ड। तो देखिए बिल्कुल 2F2 पे फॉर्म हुई है, यानी आपका ऑब्जेक्ट जब 2F1 पे होता तो इमेज भी कहाँ फॉर्म होती है, 2F1 पे ऑब्जेक्ट था यहाँ पे देखिए, और इमेज भी कहाँ फॉर्म हुई 2F2 पे। आप रेज कोर्स दिखाएंगे, रेज कैसे गई आपकी देखिए, इधर इस तरफ, फिर यहाँ से फोकस से पास हो गई, और सेकंड कहाँ से आपकी डायरेक्ट याद रखिए ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है। तो ये था आपका रेज डायग्राम। इसके बाद आपसे पूछी क्या है, जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन इमेज कहाँ दिखाई दे रही है आपको, देखिए कहाँ पे है, एट 2F2 पे इमेज बनी है। बस ये बताना कहाँ बनी है, 2F2 पे। साइज़ की बात करें, जो साइज़ है इमेज का, साइज जब 2F1 पे ऑब्जेक्ट होता है, इमेज भी 2F2 पे बनती है, तो सेम साइज़ की बनती है, सेम साइज़ इमेज बनेगी, सेम साइज़। तीसरा बताना है नेचर ऑफ इमेज बताना है। तो जो नेचर ऑफ इमेज है आपका, यानी कैसी बनी है आपकी, उल्टी है, इरेक्ट है, नेचर ऑफ इमेज। तो आप देख सकते, देखिए कैसी है ये, हमेशा दाई तरफ क्या बनती कन्वेक्स में, रियल एंड इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म्ड। तो बस आपको ये बताना था, ये डायग्राम बनाना था, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज, नेचर ऑफ इमेज, ये बताना था। अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो क्या, देखिए, ए स्टूडेंट यूज ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर, राइट नेचर एंड पावर ऑफ लेंस। यानी कि ये क्वेश्चन दिया गया है, ए स्टूडेंट है, एक लेंस यूज़ करता है जिसकी फोकल लेंथ कैसी है, -20 सेंटीमीटर है। तो क्या दिया गया आपको, फोकल लेंथ गिवन है। फोकल लेंथ तो यूज़ किससे करते हैं, लगाते जो सिंबल यूज़ करते हैं F करते हैं, तो F कितना गिवन है आपका, -20 सेंटीमीटर। -20 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, आपका नेचर कैसा है, लेंस कौन सा आपका है, लेंस इज कनकेव लेंस है। क्योंकि हमें पता है जो फोकल लेंथ अगर नेगेटिव है, पावर नेगेटिव है, तो लेंस कौन सा होता है, कनकेव लेंस होता है। तो फर्स्ट हो गया। सेकंड पावर पूछिए आपसे, तो वी नो जो फार्मूला है पावर का, वी नो जो पावर होती है, पावर यानी पी से दिखाऊं किसके बराबर होती है, यहाँ पे सेंटीमीटर में दी गई है 1/f, अगर ये मीटर में दी गई हो, अगर लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर में है तो पावर का फार्मूला क्या हो गया, 100/f किस में हो, सेंटीमीटर में हो। तो आपका वैल्यू रख दीजिए
P इज इक्वल टू 100 बाई में माइनस में 20 गिवन है आपकी, -20। आप काटेंगे इसको तो कितना आ गया आपका 20 माइनस का 20 पंजे 100। तो पावर कितनी आ गई, इसको किसमें मापते हैं, डायोप्टर के अंदर मापते हैं। तो पावर भी कैसी आई, नेगेटिव 0.5 डायोप्टर। ये आपको निकालना था इसके अंदर। तो लेंस है आपको क्या बताना, व्हाट इज नेचर एंड पावर ऑफ लेंस। पावर आ गई -0.5 एंड लेंस क्या है, लेंस इज कनकेव लेंस, कनकेव लेंस। तो ये था आपका सेक्शन फिजिक्स का जिसके अंदर 9 क्वेश्चन थे।